हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम जिन टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स एवोल्यूशन, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वीडियो के एंड में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फेमस आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का जो आर्टिकल है वो किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं ए राइट वॉल्डो, बी वुड्रो विल्सन, सी फ्रेडरिक टेलर एंड डी एल.डी. वाइट। अगर आप में से कोई वीडियो देखते देखते क्वेश्चंस के आंसर्स गेस करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। मैं हर स्लाइड में उसके लिए 2 से 3 सेकंड का समय दूंगी और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा एंड में कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही रहे। तो जो फेमस आर्टिकल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो लिखा गया था किनके द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। ये आर्टिकल 1887 में पब्लिश हुआ था पॉलिटिकल क्वार्टरली में। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस साल में, किस ईयर में पब्लिश हुआ था। सो द ईयर इज 1887। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेटेड इन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन किस देश में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जर्मनी एंड डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है आंसर बी यूएसए। यूएसए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन हुआ है। The third question is, the term public administration was coined in the year. Public administration की टर्म को किस ईयर में कॉइन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1812, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1814 एंड ऑप्शन डी 1905। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1812। The fourth question is, who is known as the father of public administration? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंक जे गुडनाउ, बी वुड्रो विल्सन, सी ई.एन. ग्लैडन और डी एल.डी. वाइट। ये क्वेश्चन आई गेस आप में से सभी को आता होगा और इसका आंसर है बी वुड्रो विल्सन, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटोमी को सपोर्ट किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। The next question is, who defined administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें डायरेक्ट करना ताकि डिजायर्ड एंड्स को अचीव किया जा सके। तो किसके द्वारा दी गई है ये स्टेटमेंट? आपके ऑप्शंस हैं ए एल.डी. वाइट, बी जे.एम. फिफ्नर, सी गलिक एंड उर्विक, डी हर्बर्ट साइमन। आप गेस कर सकते हैं आंसर। इसका सही आंसर है आंसर बी जे.एम. फिफ्नर। बहुत से लोग मैंने देखा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि वो एल.डी. वाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट इसका आंसर है जे.एम. फिफ्नर। और ये स्टेटमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि जे.एम. फिफ्नर द्वारा दी गई थी। Now the sixth question is, which of the following thinkers defined that administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective? ये किस थिंकर ने डिफाइन किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है काफी सारे लोगों को डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना ताकि किसी पर्पस को या ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, बी वुड्रो विल्सन, सी एल.डी. वाइट और डी जे.एम. फिफ्नर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल.डी. वाइट। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछली स्टेटमेंट थी फिफ्नर की और जो ये स्टेटमेंट है एल.डी. वाइट की कितनी सिमिलर है एक दूसरे से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये,
कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पहली किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए विल्सन, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी विलोबी एंड ऑप्शन डी इयन ग्लैडन। इसमें आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि इसका ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, विल्सन होना चाहिए आंसर इसका, क्योंकि विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है बी एल डी वाइट। जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज रिटन बाय एल डी वाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको कमेंट करके बताना है कि उस बुक का नाम क्या है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एल डी वाइट की बुक का क्या नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज सेड बाय। ये किसने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉडर्न गवर्नमेंट की प्रॉब्लम का हार्ट है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डब्ल्यू बी डॉनहम, ऑप्शन बी चार्ल्स ए बियर्ड, ऑप्शन सी एल डी वाइट और ऑप्शन डी पी एच एपलबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल डी वाइट। ये स्टेटमेंट दी गई है एल डी वाइट द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज undertaken in the pursuit of and in the fulfillment of public policy belongs to which view? ऐसा कौन सा व्यू है जिसका मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सम टोटल है सभी एक्टिविटीज का जिनके द्वारा पब्लिक पॉलिसी को फुलफिल किया जाता है, उन पॉलिसीज को पूरा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैनेजरियल व्यू, ऑप्शन बी इंटेग्रल व्यू, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर व्यू या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटेग्रल व्यू। इन टॉपिक्स को हम पहले ही अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु सपोर्ट्स द इंटेग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इंटेग्रल व्यू कौन सपोर्ट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? ऑप्शन है ऑप्शन ए एल डी वाइट, ऑप्शन बी इयन ग्लैडन, ऑप्शन सी टीमॉक एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही थिंकर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचअप्स की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं एक साइड पे व्यूज दिए गए हैं और एक तरफ सपोर्टर्स दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। तो वाइडर व्यू है, नैरोअर व्यू है, मैनेजरियल व्यू है, इंटेग्रल व्यू है, और एक तरफ राइटर्स हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं गलिक, डिमॉक, वाइट एंड साइमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3142। तो जो वाइडर व्यू है उसको कौन सपोर्ट करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं एल डी वाइट। जो नैरोअर व्यू है उनको कौन सपोर्ट करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं लूथर गलिक। मैनेजरियल व्यू को कौन सपोर्ट करते हैं? मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं हर्बर्ट साइमन। और लास्टली जो इंटेग्रल व्यू है, इंटेग्रल व्यू को कौन सपोर्ट करते हैं? इंटेग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं डिमॉक। Who of the following says that public administration includes the operations of only the executive branch of the government? इनमें से किस थिंकर का मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसके ऑपरेशंस आते हैं, बाकी सारे जो फंक्शंस हैं, बाकी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं? आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल डी वाइट एंड लूथर गलिक, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी लूथर गलिक and option D W.F. Willoughby. The right answer is option C Luther Gulick. Question number 13. Which of the following activities does not fall under POSTCOB? POSTCOB में इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है? A budgeting, B planning, C responsibility and D staffing. इसका right answer है C responsibility. Question number 14. In which of the following aspect are public and private administrations not similar? इनमें से कौन से एस्पेक्ट में पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो सिमिलर नहीं हैं, यानी कि वो डिफरेंट है? ऑप्शंस हैं ए हिरार्की, बी अकाउंटिंग, सी स्कोप एंड डी मैनेजरियल टेक्निक्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी स्कोप।
पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से स्कोप में बहुत डिफरेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, इट इज मच वाइडर देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सपोर्टेड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। इनमें से किनका मानना था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग है? ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रैंक जे गुडनाउ, ऑप्शन बी पॉल एप्पलबी, ऑप्शन सी डिमॉक एंड डिमॉक, ऑप्शन डी ऑडवे टेड। So the right answer is option A, Frank J. Goodnow. Question number 16 is, a theory of public administration means in our times a theory of politics also was stated by। ये किसने कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियोरी है वो हमारे समय में पॉलिटिक्स की भी एक थियोरी है, यानी कि वो डाइकोटमी को नकार रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स एक ही है। ये किसने कहा था? ए राइट वॉल्डो ने, बी जॉन गॉस ने, सी वुड्रो विल्सन ने, या डी गुलिक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन गॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन की हिस्ट्री है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है? ए 2 फेजेस में, बी 5 फेजेस में, सी 7 फेजेस में, या डी 9 फेजेस में। इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आई गेस आप सभी बता देंगे, एंड दैट इज ऑप्शन बी 5 phases. Next question is, which thinker gave 4 phases of evolution of public administration? ऐसे कौन से thinker हैं जिन्होंने 4 phases बताए हैं public administration की evolution के? Option A Woodrow Wilson, Option B L.D. White, Option C Robert T. Golembiewski and Option D Nicholas Henry. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट टी गोलेम्बिएव्स्की। इन्होंने 4 फेजेस बताए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 19, who said that politics administration dichotomy is a misleading distinction which had become a fetish, a stereotype in the minds of the theorists and the practitioners alike? ये किसने कहा था कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी है ये एक मिसलीडिंग डिस्टिंक्शन है, ये काफी ज्यादा मिसलीडिंग है, ऐसा रियलिटी नहीं है, और ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है थियरिस्ट और प्रैक्टिशनर्स के माइंड में। ऐसा सच नहीं है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉल एप्पलबी, बी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन सी राइट वॉल्डो, या ऑप्शन डी कार्ल जे फ्रेडरिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल जे फ्रेडरिक। इन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी को मिसलीडिंग बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। सबसे पहले किसने सपोर्ट किया था पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी को? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। The right answer is option B, Woodrow Wilson. Question number 21. Who among the following supported the concept of politics and public administration and dichotomy? इनमें से किस थिंकर ने पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी को सपोर्ट किया है? ऑप्शन ए एल्बर्ट स्टिकने, ऑप्शन बी फ्रैंक जे गुडनाउ, ऑप्शन सी J.M. फिफनर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी थिंकर्स ने पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी को सपोर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन थीम ऑफ फेज 3 ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज। फेज 3 की जो थीम थी वो क्या थी? ए एरा ऑफ चैलेंज एंड ह्यूमन रिलेशंस, बी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ऑप्शन सी पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, या डी नन ऑफ दोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरा ऑफ चैलेंज एंड ह्यूमन रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एफ टेलर, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी एमपी फॉलेट, या डी वुड्रो विल्सन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है बी चेस्टर बर्नार्ड।
इन्होंने फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिखी थी और इसका क्या ईयर था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था इस बुक का? द ईयर ऑफ पब्लिकेशन वाज 1938. Arrange the following stages in the evolution of public administration as a discipline in the chronological order. ये नीचे स्टेजेस बताई गई हैं 5 और हमें इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना है. तो ये 5 हैं. प्रिंसिपल अप्रोच, सेकेंड इज पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, फोर्थ इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी एंड 5 इज इकोलॉजिकल अप्रोच. तो आपको इसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 41352. सबसे पहले आती है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, फिर आती है प्रिंसिपल्स अप्रोच, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, फिर आता है इकोलॉजिकल अप्रोच और लास्ट में आती है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच. अच्छा, यहाँ पे थीम्स के नाम थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, जिसे एरा ऑफ चैलेंज की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है, आपको इसका भी ध्यान देने की जरूरत है. The next question is, the principle of POSCO was introduced by A. Mooney and Riley, B. L.D. White, C. Luther Gulick and D. Gulick and Urwig. बहुत ही आसान सा सवाल है. वंस अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सी और डी आप देख सकते हैं कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं. आप सोच रहे होंगे इसका आंसर होगा गलिक एंड उर्विक, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है इन टॉपिक पे उनको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लूथर गलिक. लूथर गलिक थे जिन्होंने पोस्टकॉर्प के जो प्रिंसिपल है उसको इंट्रोड्यूस किया था. Who rejected the principles of administration and as myths and proverbs? इनमें से किसने रिजेक्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और उन्हें कहा था मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स, उन्हें लोकोक्तियां कहा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए एल.डी. वाइट, बी हर्बर्ट साइमन, सी चेस्टर बर्नार्ड, डी डब्ल्यू.एफ. विलोबी. इसका राइट आंसर है बी हर्बर्ट साइमन. Which of the following is described as anti-theoretic, anti-positivist and anti-hierarchical? नीचे दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन में से ऐसी कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एंटी थ्योरेटिक है, थियरीज को अपोज करती है, एंटी पॉजिटिविस्ट है, साइंटिफिक मेथड्स को रिजेक्ट करती है और एंटी हिरार्कल है, हिरार्की के अगेंस्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट. इसका राइट आंसर है बी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Question number 28. New public administration regarded dash as the center of all administrative activities. New public administration में कौन था जो कि सेंटर था सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी का? A. efficiency, B. economy, C. human या D. all of the above. तो इसका राइट आंसर है C. human. Which of the following is incorrectly matched? इनमें से कौन सा है जो incorrectly matched है? Option A, the proverbs of administration. Option B, elements of public administration, written in 1946. Option C, the administrative state, written in 1947. या option D, the science of public administration, 3 problems, written in 1947. तो ये एक तरफ बुक्स हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन है. आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मेंशन्ड है, किस बुक का ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसमें गलत है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट. ये जो बुक है ये लिखी गई थी ड्वाइट वोल्डो द्वारा और ये 1947 में नहीं लिखी गई थी बल्कि ईयर 1948 में लिखी गई थी. सो द डिफरेंस इज जस्ट ऑफ अ ईयर. 1947 की बजाय ये 1948 में पब्लिश हुई है. Herbert Simon has described the principles of administration as proverbs because हर्बर्ट साइमन ने क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब्स बोला है? रीजन 1, दे आर नॉट बेस्ड अपॉन साइंटिफिक रिसर्च. ऑप्शन 2, दे आर लॉजिकली इनकंसिस्टेंट एंड म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी. ऑप्शन 3, देयर यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज अपहेल्ड. एंड 4, दे आर कॉमन सेंस कंक्लूजन्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो क्यों साइमन ने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब्स बोला है? 1, कि वो साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं है. सेकेंड,
वो इनकंसिस्टेंट है लॉजिकली और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। 3 ये कि वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किए जा सकते। और 4 ये कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरह की कॉमन सेंस कंक्लूजन है जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस से डिराइव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन साइंटिफिक रिसर्च, ये उन्होंने रीजनिंग दी है। दे आर लॉजिकली इनकंसिस्टेंट, ये भी उन्होंने माना है। एंड 4, दे आर कॉमन सेंस कंक्लूजन्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो इसमें से थर्ड ऑप्शन देयर यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज अपहेल्ड की है, यूनिवर्सली अप्लाई नहीं की जा सकती, ये गलत है, ऐसा साइमन ने नहीं कहा है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस? इनमें से फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन ए, इट वाज चेयर्ड बाय जेम्स डी चार्ल्सवर्थ। बी, it was held in the year 1967. Option C, it focused on bringing efficiency and accountability. या option D, it also supported rigidity in rules. ऑप्शन ए है कि इसे जेम्स डी चार्ल्सवर्थ ने चेयर किया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1967, ये भी बिल्कुल सही है। इट फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। तो गलत क्या है? ऑप्शन डी, इट ऑल्सो सपोर्टेड रिजिडिटी इन रूल्स। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ने रिजिडिटी नहीं सपोर्ट करी थी। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में बात करी गई थी रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की, ना कि रिजिडिटी लाने की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। Who wrote the book towards a new public administration, The Minobrook Perspective? इस बुक को किसने लिखा था? ए, ड्वाइट वॉल्डो, बी, फ्रैंक जे मरीनी, सी, जे एम फिफनर या डी, एल डी वाइट। आपको आंसर बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंक जे मरीनी। और ये बुक कब पब्लिश करी गई थी? ये बुक पब्लिश करी गई थी ईयर 1971 में। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बुक का नाम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये जो बुक है किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करके बताइएगा। The first Minobrook Conference gave rise to A, new public administration, B, politics administration dichotomy, C, comparative public administration या D, development administration। आसान सा क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ने किस चीज को राइज दिया? आंसर है ए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी गोल्स क्या थे? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1, एंटी पॉजिटिविज्म, 2, एंटी चेंज, 3, एंटी टेक्निकल या 4, एंटी हिरार्कल। ऑप्शन ए है only 1 and 2 are correct, option B is only 4 is correct, option C is 1, 3, 4 are correct and option D is all are correct। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3, 4 are correct। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंटी पॉजिटिविस्ट था, ये एम्पिरिसिज्म को रिजेक्ट करता था। क्या ये एंटी चेंज था? नो, ये एंटी चेंज नहीं था, ये चेंज के अगेंस्ट नहीं था बल्कि ये स्टेटस को के अगेंस्ट था। ये एंटी टेक्निकल भी था और ये एंटी हिरार्कल भी था, ये हिरार्की के अगेंस्ट भी था और ये यूज ऑफ टेक्निक्स के अगेंस्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाज इन्वेंटेड बाय ए, क्रिस्टोफर हुड, बी, डेविड ऑसबर्न, सी, डेविड ईस्टन या डी, एमपी फॉलेट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर हुड। उन्होंने ये जो टर्म है ये ईयर 1991 में दी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। किसमें दी थी उन्होंने? एक आर्टिकल में दी थी जिसका नाम था अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को और किन नामों से जाना जाता है? ए, मैनेजरियलिज्म, बी, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, सी, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डी, ऑल ऑफ दोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है, मैनेजरियलिज्म के नाम से, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के नाम से और मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताने हैं इनमें से कौन से सही है। ऑप्शन 1 क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना और कॉस्ट कटिंग यानी कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना। 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेही और जिम्मेदारी, या 4 सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण। तो इसमें से क्या सही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकस करती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे और कॉस्ट कटिंग पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये केंद्रीयकरण पर फोकस नहीं करती है। इसका जो फोकस है वो कौन है? इसका फोकस है जो कस्टमर्स होते हैं। So option 1, 2 and 3 are correct. What was the focus of the third Monobrook Conference of 2008? जो तीसरी मोनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी 2008 की, उसका क्या फोकस था? ए मार्केटाइजेशन, बी सोशल इक्विटी, सी नेटवर्क गवर्नमेंट या डी मेजरमेंट। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेटवर्क गवर्नमेंट। नेटवर्क गवर्नमेंट क्या होता है? नेटवर्क गवर्नमेंट होता है जब सरकार किसी ऐसी एजेंसी के साथ एक नेटवर्क बनाती है जो कि गवर्नमेंट के स्फेयर से बाहर हो, जो कि गवर्नमेंट के स्कोप में ना आती हो, और वो नेटवर्क उसके साथ एस्टेब्लिश करती है ताकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा सके। Which of the following factors has contributed to the growing importance of public administration in contemporary times? इनमें से किन फैक्टर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया है कंटेम्पररी टाइम्स में? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, बी रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज, सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ाया है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एंड the industrial revolution and technical development have also increased the role of public administration in contemporary times. The last question is, good governance and participating civil society for development was stressed in the World Bank report of, good governance का concept और participating civil society for development का concept किस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 2000 एंड ऑप्शन डी है 2003। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1992। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 1992 की, उसमें गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट की बात की गई है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं टिप्स पर। देखिए, सबसे पहला जो टिप है दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में से आपको एक चीज ऐसी है जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, और वो ये है कि ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से सिमिलर है। आपको ऐसे थिंकर्स के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4 थिंकर्स के नाम आ सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मानता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से सिमिलर है, या आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, उनमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से आप बताइए कौन से थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। Next tip is related to the evolution of public administration as a discipline. देखिए, इस टॉपिक में आपको जो ये 5 फेजेस हैं बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपको हर फेज की थीम अच्छे से पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फेज के कौन से थिंकर हैं और उस थिंकर की कौन सी बुक है, उन्होंने कौन सी बुक्स पब्लिश करी हैं। तो ये चीजें इन टॉपिक्स में से बहुत ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो इन फ्यूचर जितने भी आप पेपर्स देंगे उसमें आपको एक एडवांटेज रहेगा। और जो लास्ट टिप है दैट इज रिलेटेड टू मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको एक चीज है जो बहुत अच्छे से याद करनी है। स्टेटमेंट्स तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसके अलावा एक चीज है वो ये जो अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं कि इंटेग्रल और मैनेजरियल व्यू पॉइंट जो है
उसके कौन कौन से सपोर्टर्स हैं, इंटेग्रल व्यू पॉइंट को कौन सपोर्ट करता है, मैनेजीरियल व्यू पॉइंट को कौन सपोर्ट करता है, कौन मानता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सभी एक्टिविटीज आते हैं, या कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की ही एक्टिविटीज आती हैं। तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते समय। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।